Very good afternoon to everyone and welcome to all again. आज मैं जो है आपके साथ डॉक्टर मंगल देव VAC वैल्यू एडिशन कोर्स जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इस विषय के बारे में हम बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी को पता है एनईपी में नया कोर्स है, न्यू पेपर है, वैल्यू एडिशन VAC का पेपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों इस पेपर को, व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पेपर, क्यों इस पेपर को यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है, क्यों सरकार ने एनईपी के तहत इस पेपर को लाया है और वैल्यू एडिशन पेपर है। तो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव से एनरिच स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड रिलेवेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में आपको एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी प्रोवाइड करना और डेवलप अवेयर अबाउट ड्यूटीज एंड वैल्यूज, मूल्यों और कर्तव्यों के बारे में। जनरली आप सभी या नागरिक ज्यादातर अधिकारों के बारे में ही चर्चा करते हैं, कर्तव्य और उसके मूल्य क्या है इसके बारे में लोग कम जानते हैं, उसके बारे में विद्यार्थियों को अवेयर करना। इनकलकुलेट एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन थॉट एंड एक्शन, किस प्रकार संवैधानिक भावनाएं जो है, जो विचार हैं, उसको आगे इंप्लीमेंट करना। और अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रिलेवेंस, संविधान को समझना, उसकी प्रासंगिकता को जानना। अप्रिशिएट द वैल्यू एंड गोल एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके गोल हैं, उसके वैल्यूज हैं, जो उसके बारे में एग्जैक्ट रूप से जानना और उसको लागू करना। रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज enshrined in the constitution and apply the spirit of fundamental values and duties in the everyday national life, जीवन में उन सब बातों को आगे बढ़ाना। इस प्रकार आप देखेंगे कि यह संविधान के मूल्य और संविधान के मूल्य पे इतना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे क्यों जोर दिया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ते हैं, इससे पहले भी अगर आप जिनका 11th-12th में या आप अदर पेपर पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन एक डिफरेंट टाइप्स का पेपर है और डिफरेंट इस कंटेक्स्ट में कि आप संविधान को जानने के साथ साथ उसकी जो मूलभूत भावना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैल्यू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उस कंटेक्स्ट में हम संविधान को जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा भी। और एग्जाम में भी जो है आपको न केवल इस एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे, तो जीवन में एक आप अच्छे नागरिक बने इस और मूल्य और नैतिकता का सपोर्ट करें संवैधानिक रूप से। इस परिप्रेक्ष्य, इस कंटेक्स्ट, इस डायमेंशंस को देखते हुए ही एनईपी के तहत इस पेपर को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस के बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस में आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में टोटल 3 यूनिट इन दिस पेपर। इन फर्स्ट यूनिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, प्रथम अध्याय में, प्रथम यूनिट में इस एक संविधान, भारत के संविधान का एक परिचय के बारे में हम लोग एक उसके बेसिक जानकारी इस विषय में जो है हम लोगों को पढ़ना या जानना है। तो फर्स्ट यूनिट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट फेडरल रिपब्लिक, भारत संघात्मक है, गणतंत्र है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, समाजवाद और लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। तो इन दिस यूनिट बेसिकली संविधान के परिचय मूलभूत विशेषताओं में जिसपे हमें फोकस करना है इस यूनिट में, उसमें फेडरल रिपब्लिक है, रूल ऑफ लॉ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्म समभाव। इन सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में हम लोग देखेंगे जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो इन सेकेंड यूनिट में बेसिकली बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे, जिसमें न्याय है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण और मानव गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ भातृत्व, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता। तो सेकेंड यूनिट में न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, भातृत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो मूलतः
बेसिकली दिया गया है प्रियम्बल में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में इन सब बातों का उल्लेख संविधान में किया गया है। उसके बाद इसमें जो थर्ड यूनिट है, बेसिकली थर्ड यूनिट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। In this unit basically we will discuss about reflecting on the ancient Indian notion of the rightness and duty consciousness sorry, वर्तमान केवल संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का ही हम लोग अध्ययन, या जो मूलभूत अधिकार हैं, आपके राइट्स हैं, केवल उसी का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ जो कर्तव्य हैं और ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज इसलिए एंशिएंट हम लोग ये भी देखेंगे कि प्राचीन भारत में किस प्रकार का नोशन ऑफ राइटनेस था, किस प्रकार के अधिकार थे, किस प्रकार की ड्यूटीज थी, और हमारे वर्तमान संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में जो मेंशन है, उसके बारे में भी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थर्ड यूनिट में है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल जो अप्रोचेज हैं, कि जैसा आप सभी को पता है कि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज तो मेंशन है, दिया गया है, लेकिन उसको कितना फॉलो करते हैं और किस कंटेक्स्ट में फॉलो के जो केसेस गए हैं उसको लेकर के जुडिशियल अप्रोचेस क्या है। तो टोटल 3 यूनिट इन दिस पेपर, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, जो बेसिकली ये 2 यूनिट का पेपर है। जैसे आप लोगों के जो कोर पेपर है, ध्यान दें, जो आपके कोर पेपर है, उस कोर पेपर में आप देख रहे होंगे कि वो पेपर आपके 4 यूनिट के पेपर हैं, लेकिन ये टोटल पेपर 2 यूनिट का है, ओनली 2 यूनिट्स, और इसमें इसलिए इसका जो मार्क्स होगा वो अराउंड 50, जैसे 4 यूनिट का पेपर अगर 100 मार्क्स का है तो ये 50 मार्क्स का होगा। जनरली इसके एग्जाम नहीं होंगे, इसका प्रेजेंटेशन या इंटरनल एग्जाम से आपको पास किया जाएगा, ऐसा रेगुलर कॉलेजेस में है। और एसवेल में क्या डिसीजन होता है अभी बाकी है, कि इस पे एग्जाम लिया जाएगा या आपके इंटरनल असेसमेंट से या इंटरनल पेपर से ही आपका मार्किंग होगी, ये भी डिपेंड करेगा, अभी इस पे फाइनल डिसीजन आना बाकी है। लेकिन ये 2 क्रेडिट्स पेपर है ये। तो क्या सिलेबस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों इसको इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया है एज ए वैल्यू एडिशन कोर्स के रूप में, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए सजेस्टेड जो रीडिंग है, क्या आपको पढ़ना है। एक तो कुछ कंटेंट या मटेरियल जो एसवेल आपको प्रोवाइड करेगा, एसवेल के द्वारा दिया जाएगा, आप उस मटेरियल को भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए, वो मटेरियल टू दी पॉइंट है, आपके एग्जाम या आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज अगर आप कुछ किताबें पढ़ना, कुछ बुक्स फॉलो करना चाहते हैं तो डीडी बसु की किताब है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या जो है लीला सेठ की एक आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं, एमपी सिंह की एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पढ़ सकते हैं, BR अम्बेडकर का एक लेक्चर है वो देख सकते हैं। जो वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशन की तो बहुत सारी किताबें हैं, सुभाष कश्यप है, डीडी बसु है, शिवानी कंकर चौबे हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बट वैल्यू ओरिएंटेड या वैल्यू को या उस डिबेट या डिस्कशन को जो फोकस किया गया है वो इस रीडिंग्स में है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप राइट्स की बात किया जाता है, व्हाट इज राइट्स एंड व्हाट इज ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटी बोथ आर इंटर रिलेटेड, या एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से संबंधित है। अगर आप अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो आपका कर्तव्यों का, अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो आपको कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए, और इसी उद्देश्य से इस तरह के पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे राइट्स आपको मिलता कहाँ है, जैसे जैसे ही राइट्स की बात आती है या आप अधिकार की बात करते हैं तो राइट्स देता कौन है आपको, या राइट्स का लीगलिटी क्या है। तो अधिकार सामान्यतः राज्य जैसे भारत एक देश है, भारत एक राज्य है, तो देश या राज्य के द्वारा अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं। अब राज्य क्या है, किसे आप राज्य कहते हैं, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, जैसे टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, मींस उसका एक निश्चित एरिया होता है, जनसंख्या होती है, सरकार होती है और संप्रभुता होती है। जैसे किसी राज्य को चलाने के लिए सरकार की जरूरत होती है, गवर्नमेंट की जरूरत होती है, उसका एक पार्ट है सरकार किसके आधार पर चलाई जाती है, गवर्नमेंट किसके आधार पर चलती है, उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए जिसको आप संविधान कहते हैं। सरकार चलाने के लिए सरकार किसके अनुसार चलती है, संविधान के अनुसार चलती है। सरकार संविधान के अनुसार क्यों चलाई जाती है, किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है, तो वो नागरिकों के कल्याण, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित और नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती है। तो स्लाइड में आप देख रहे होंगे एक मैप बना हुआ है, मैप में स्टेट है, स्टेट के 4 पार्ट हैं। स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट एरो से दिखाया गया है, गवर्नमेंट चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है।
गवर्नमेंट के भी 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर के सरकार बनते हैं और इनके माध्यम से सरकार चलती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार चलाई जाने वाली सरकार जो जनता के कल्याण के लिए काम करे, नागरिकों के वेलफेयर, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करे। अब सिटीजन्स, इसमें आप देख रहे होंगे इस एरो में दिखाया गया है नागरिक, सिटीजन। सिटीजन के पास दे हैव राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ, उनके पास अधिकार भी हैं तो उनके पास कर्तव्य भी हैं। तो सिटीजन को भी अधिकार कहां से मिले हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। गवर्नमेंट किसके अनुसार चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के। स्टेट किसके आधार पर बेस्ड होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, स्टेट, गवर्नमेंट एंड सिटीजन। राज्य और सरकार नागरिकों के लिए होती है और नागरिकों को अधिकार राज्य ही देता है। लेकिन अगर राज्य नागरिकों को अधिकार दे रहा है तो उनसे अपेक्षा भी करता है कि वो कुछ ड्यूटी राज्य के प्रति होता है। जैसे आप सभी को पता है कि हम नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इन सबका आदर करते हैं, नेशनल फ्लैग का जो है सम्मान करते हैं। साथ ही साथ हमें जो टैक्स पेयर है, हम टैक्स पे करते हैं, अपनी ड्यूटीज करते हैं। तो बहुत सारे ड्यूटीज जो मेंशन है, जो नहीं भी मेंशन है, उसको भी राष्ट्र निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में, कंटेक्स्ट में एक नागरिक से अपेक्षा होती है कि उसका पालन करें। तो आपके पास जैसे अधिकार राज्य देता है तो राज्य की भी अपेक्षा होती है कि आप ड्यूटीज को भी फॉलो करें। तो आपके पास अधिकार भी राज्य देता है और अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस भी राज्य लगाता है। जैसे आप सभी को पता है कि आपको राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा पाने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। बहुत सारे अधिकार आपको जो मिले हुए हैं, राज्य ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अधिकार मिलता है और इन पे अगर बैन भी लगाना होता है या प्रतिबंध लगाना होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, वो दायित्व भी राज्य संविधान के अनुसार ही आपके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो इसलिए राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है अधिकार देने के भी मामले में और अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के भी इशू पे। दोनों इशू पर जो है आप देखेंगे तो राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके आधार पर, जिसके थ्रू आपको अधिकार भी मिलते हैं और राज्य अपेक्षा करता है कि आप उसके कर्तव्यों का, उन राज्य से जुड़े हुए या राज्य के नियमों का, राज्य से जुड़े जो कर्तव्य है उसका भी अनुपालन, उसका भी पालन, उसको फॉलो भी आप करें। इसी कंटेक्स्ट में जो है ये पेपर राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज। तो इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्य, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको मैंने डिफाइन भी कर दिया कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, संविधान पर आधारित शासन जनता के कल्याण के लिए, जनता को के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार चलती है, लेकिन जनता से भी अपेक्षा होती है कि उन मूल्यों, उन कर्तव्यों का वो पालन करे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि किसी भी राज्य या किसी भी देश में, जैसे भारत में एक संविधान है, एक सरकार है, राज्य है और आपको अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिले हुए हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो भारत में जैसे आज की डेट में डेमोक्रेसी का युग है। डेमोक्रेसी में 2 टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आप अधिकारों की मांग इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, या जिन देशों में लोकतंत्र है, राइट्स की बात वहां ज्यादा होती है। देन जैसे आप देखे होंगे कि अभी चाइना में मौलिक अधिकार की चर्चा नहीं होती है। चाइना में इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए आप चाइना में अभी एक मूवमेंट हुआ था तो उसको बहुत पॉपुलराइज किया गया कि चाइना में एक तरह से डेमोक्रेटिक इस तरह का मूवमेंट नहीं, वहां मूवमेंट करने का भी अधिकार नहीं है लोगों को। अगर मूवमेंट या सरकार की आलोचना भी करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो चाइना में डेमोक्रेसी, तो जहां डेमोक्रेसी है वहीं राइट्स और ड्यूटीज दोनों की बात की जाती है, स्पेशली राइट्स की चर्चा होती है। तो डेमोक्रेसी में आप देखेंगे कि भारत में जिस प्रकार की डेमोक्रेसी है, 2 टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी, वर्ल्ड लेवल पे दुनिया में 2 प्रकार की डेमोक्रेसी पाई जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जनरली मैक्सिमम देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक्सेप्शनल स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता है, प्रतिनिधि शासन प्रणाली भी कहा जाता है, कि इसमें आप देखते होंगे कि आप प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसे एमपी एमएलए आप चुनते हैं, जनता चुनती है, फिर वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं, मतलब वो सरकार का कैबिनेट और सरकार का गठन करते हैं। तो जनता डायरेक्ट सरकार के कार्यों में या सरकारी विधायिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, इनडायरेक्टली जनता के बिहाफ पर पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिनको चुन करके भेजते हैं।
तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, उसमें भी दुनिया में, विश्व में टू टाइप्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आप सभी जानते होंगे कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली बोला जाता है, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यूएस में। ये दोनों इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। दोनों में जनता शासन को चुनती है, लेकिन उसका माध्यम होता है प्रतिनिधि के माध्यम से वो चुनाव करती है, प्रतिनिधि के माध्यम से वो चुनती है, और प्रतिनिधि के माध्यम से ही वो शासन करते हैं। तो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ दो हेड होते हैं, रियल हेड एंड नॉमिनल हेड। जैसे रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू हेड्स ऑफ द स्टेट, टू हेड, एक रियल हेड एंड नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। बट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ओनली वन हेड। एंड इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंटर रिलेशन इन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, सरकार की जो संस्थाएं हैं, विधायिका और कार्यपालिका, दोनों अंतर संबंधित होती हैं। इसको मैं अगर प्रैक्टिकली आपको समझाऊं तो जैसे प्रधानमंत्री या कैबिनेट के अन्य मेंबर, वो प्रधानमंत्री या कैबिनेट के मेंबर इसीलिए हैं, कैबिनेट मंत्री इसीलिए हैं क्योंकि वो लेजिस्लेटिव अर्थात लोकसभा राज्यसभा के भी सदस्य हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में विधायिका और कार्यपालिका दोनों अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे गवर्नमेंट तभी तक चलती है, गवर्नमेंट तभी तक काम करती है जब तक उसको लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, मींस वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और मेजॉरिटी भी होती है। मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मेजॉरिटी होती है, तभी तक वो शासन में रहते हैं। तो इन भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जानने के लिए हमें थोड़ा सा सिस्टम को भी जानना है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। एक और जानते होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर, इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट होता है, एक यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो आप देखेंगे कि भारत में न प्योर संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया, न ही प्योरली एक यूनिटरी, नॉट प्योर फेडरल, नॉट प्योर यूनिटरी, बल्कि मिक्स्ड सिस्टम को अपनाया गया है। मिक्स्ड गवर्नमेंट सिस्टम में संघात, जिसको क्वासी फेडरल स्टेट कहा जाता है, मींस some features from federal government, federal system and others, some others from unitary। तो भारत में यहाँ की डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों को देखते हुए भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों, जैसे आपके सिलेबस में मैंने कहा कि मेंशन है फेडरल रिपब्लिक, उसको जब हम आगे हम लोग डिफाइन करेंगे तो आप इजीली तभी समझ पाएंगे, क्योंकि भारत में जो संविधान में व्यवस्था अपनाया गया है, जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, वो न ही फेडरल है न ही यूनिटरी है, बल्कि दोनों का मिक्स्ड है। स्ट्रक्चर फेडरल है और उसका स्वेल या उसका जो कंटेंट है वो यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया गया है। मैंने आपको बताया कि इस भारत की विविधता, डाइवर्सिटी और यहाँ यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रयास संविधान में किया गया है। तो आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड क्वासी फेडरल स्टेट। इसी कंटेक्स्ट में आगे हमें और सारी बातों को एक्सप्लेन करना है। अब जैसे हम अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। भारतीय संविधान या संविधान को जानने के पहले हम डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप सभी को पता है कि भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने भी भारत में शासन करने के लिए कुछ न कुछ नियमों का निर्माण किया, और बहुत सारे नियम आज भी हम उसको, अंग्रेजों ने जो बनाया एज ए लीगेसी, हम उसको बहुत सारे नियमों को फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानने और समझने और के लिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर संविधान कैसे, भारत में संविधान या किस प्रकार अंग्रेजों ने जो संवैधानिक नियमों या नियमों का निर्माण किया वो क्या क्या थे और उनमें से कौन से नियम आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि किस प्रकार जो है संविधान बना। पहला ये है कि संविधान का विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे रहा, या इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान बना कैसे।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, किस बेस पे उसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे काम की, कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन सभी बातों को हम जानेंगे। और तीसरा है कि वो भारतीय संविधान की विशेषता, मीन्स साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने के लिए, इस पेपर को जानने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड थर्ड साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में मैं बता देता हूं, संवैधानिक विकास, संविधान सभा और भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। इन 3 भागों में बांट करके हम पहले चैप्टर को, बेसिक भागों को, बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम इसकी चर्चा करें, इसकी बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको डिटेल से न तो स्लाइड में दिखाया हूं, न ही आपको बताऊंगा। ब्रीफली मैं इसको बताना चाहूंगा कि जैसे जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 और स्पेशली 1946 से स्टार्ट होकर के 1950 में लागू हुआ, उस संविधान बनने के पीछे का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, किस प्रकार हम वहां तक पहुंचे, क्या क्या संवैधानिक विकास हुआ, इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ध्यान दें मैंने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत में जो एंट्री हुई वो कंपनी, और कंपनी किस लिए आई थी, बिजनेस करने के लिए आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनकी कंपनी थी। फ्रेंच और डच, पुर्तगाली, ये सब भी भारत आए थे। वो सब हिस्ट्री में आप जानते, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, पढ़ेंगे। जैसे तो कंपनी स्टार्टिंग पे कंपनी शासन रहा, लेकिन कंपनी जब ज्यादा बिजनेस करने लगी तो उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के रूप में पहला जो शुरुआत हुई, फर्स्ट एक तरह से आप कह सकते हैं संवैधानिक विकास का पहला प्रयास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना, किसको, कंपनी को, भारतीयों को नहीं, कि कंपनी कैसे शासन करेगी। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस तरह का रूल लाया। तो 1773 में एक तरीके से गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय, बहुत सारी शुरुआत बंगाल से की गई कि भारत में ये शासन में जो कंपनी भारत पे शासन कर रही थी या शुरुआत की थी, उसको रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, 1713 आया, 1733 आया, फिर 1856 आया। 1856 के बाद, सॉरी, 1857 में क्रांति हुई, फिर 1858 जो है आया। फिर उसके बाद 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, बहुत सारे एक्ट आए। मैंने यहाँ स्लाइड में भी नहीं लिखा है क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन आपको जानना क्या क्या है। जैसे 1857 की क्रांति, 1857 के रिवोल्यूशन के पहले भारत में जो शासन था वो कंपनी का शासन था। अगर मेजरली आप उसको डिवाइड करें तो 1857 जब तक क्रांति नहीं हुई थी, भारत में जो भी रूल एंड रेगुलेशन बन रहे थे, जैसे 1813 में आया, 1833 का एक्ट आया, 1773 आया, 1784 आया, तो ये सब जो एक्ट थे वो भारत में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पार्ट तो थे। बहुत सारी शुरुआतें हुई, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने, लेकिन वो कंपनी रूल था भारत में। 1857 की क्रांति के बाद पावर ट्रांसफर होता है और 1858 के एक्ट के माध्यम से अब भारत पे शासन क्राउन का हो गया। मतलब अब भारत डायरेक्ट गुलाम हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश का। अब तक कंपनी रूल करती थी। तो 1858 के बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए। जैसे 1861 का जो एक्ट आया, उसमें ऑर्डिनेंस का प्रोविजन था, एक तरह से लेजिस्लेटिव की इनडायरेक्टली न्यू रख दी गई थी। और 1892 में जाकर के फाइनली पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो गई और बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया भारतीयों को। इस तरह की शुरुआत 1892 में, मीन्स 1892 में मेजर रिफॉर्म इसलिए दिखाई देता है क्योंकि 1885 में कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन के लेकर के बन चुकी थी। 1892 के बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया 1909 में आया। 1909 के पहले आप देखेंगे बंगाल का विभाजन हो चुका था, बंग भंग आंदोलन हो चुका था।
और मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। इन सबको देखते हुए 1909 में अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक क्षेत्रों की शुरुआत करा दी, लेजिस्लेटिव का विस्तार किया। फिर 1919 का एक्ट आया, तब तक आप देखेंगे गांधी भारत आ चुके थे, जलियांवाला बाग कांड हो चुका था। भारत में अधिकारों को लेकर के बहुत सारे, न केवल देश में बल्कि विदेशों में गदर और होम रूल आंदोलन, गदर आंदोलन बाहर, होम रूल आंदोलन, इस तरह सब चलाया गया। तो 1919 में बहुत सारे रिफॉर्म हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए, जैसे हाउस को, जिसे लोकसभा कहते हैं आज के डेट में, उस समय की असेंबली को बाई कैमरल कर दिया गया, 2 सदन बना दिए गए, जैसे लोकसभा राज्यसभा है। राज्यों में ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, राज्य में प्रांतीय सरकारों का गठन, लेकिन वहां ड्वेल गवर्नमेंट था, दोहरी सरकार, मतलब डायरकी थी वहां। और शक्तियों का विभाजन हो गया, बहुत सारे प्रावधान 1919 में किए गए। लेकिन बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था, जो बहुत सारे प्रावधान थे, 1935 का अधिनियम था। और 1935 के अधिनियम में जो प्रोविजंस किए गए, जैसे प्रांतों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार बना दिया गया, समवर्त संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, इस तरह के प्रोविजंस कर दिए गए। बहुत सारे, करीब 200 ऐसे प्रावधान, ध्यान दें, 1935 के अधिनियम से करीब 200 ऐसे आर्टिकल, 200 प्रावधान सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिए गए हैं। तो मेन यहाँ आपको इतना ही लिखना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कि ब्रिटिश कंपनी शासन से लेकर के अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश शासन तक 1947, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, तब तक समय समय पर भारतीयों की मांग को देखते हुए बहुत सारे संवैधानिक सुधार किए गए, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। इवन 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हो गया। तो बहुत सारे प्रोविजंस जो एज इट इज हमारे संविधान में, करीब 200 अनुच्छेद डायरेक्टली हमने अडॉप्ट कर लिया है 1935 के एक्ट से। तो जो संवैधानिक विकास है उसको आप एक पैराग्राफ में अगर लिखना होगा इस तरह का, बाय द वे कहीं कोई जानकारी या पूछा जाता है, तो आप मेंशन ओनली 1 पैराग्राफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की। 1773 से लेकर के भारत में धीरे धीरे जैसे ही आंदोलन बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास हुआ। और 1935 में आकर के एक बड़ा संविधान, बड़ा एक्ट आया था, जिसमें यद्यपि उसको बिना सूरज का सवेरा बहुत सारे उपाधि दी गई, क्योंकि उसमें भी भारतीयों को अधिकार बहुत सारे नहीं दिए गए थे। प्रोविजंस तो बहुत थे, लेकिन अधिकार इंडियंस को नहीं दिए गए थे। तो करीब 321 अनुच्छेद में से 200 डायरेक्ट अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में। तो 1935 में, अब आप ये सोचिए, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि संविधान में लिए गए 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम में थे, सीधा सीधा। तो 1935 का एक्ट एक मेजर एक्ट था। उसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने पहले तो इस बात को नहीं माना। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की मांग 1895 में तिलक, और फिर 1918 होम रूल, और गांधी 1922 कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे मंचों से ये मांग हो रही थी कि एक ऐसा संविधान हो जिसका निर्माण भारतीयों, मतलब भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित हो। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से मांग कर रही थी। कांग्रेस पार्टी इन द सेंस उस समय के लीडर्स ये डिमांड कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया गया होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और नेहरू रिपोर्ट के समय, उस समय मांग हुई तो उसमें चैलेंज भी किया गया नेहरू रिपोर्ट के पहले कि भारतीय इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपना संविधान खुद बना सके। अंत में फाइनली जो है 1940 में आकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगस्त, जिसको अगस्त प्रपोजल कहा जाता है, कि एक संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। और 1940, 1940 ही क्यों, 1940 इसलिए उन्होंने माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित, या इस तरह से इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्हें भारत के सहयोग की जरूरत थी। उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन आया 1942 में, जो रिटर्न रूप से माना कि एक संविधान सभा हो, नहीं, एक संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया हो। लेकिन क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को न तो कांग्रेस एक्सेप्ट की, न ही मुस्लिम लीग। उसके रीजन ये थे कि दोनों की मांगे अलग अलग थी। मुस्लिम लीग ने भी उसको मना। देसी रियासतें, जिसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, मतलब आप इसको सिंपली जान सकते हैं कि कुछ राजा महाराजा थे और कुछ प्रांत डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में थे, वहां प्रांत में सरकारें थी, प्रांत में विधानसभाएं थी, लेजिस्लेटिव असेंबली था। और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां के हेड तो राजा ही होते थे।
तो जहां विधानसभाएं थी, लेजिस्लेटिव असेंबली था, उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये कहा गया कि अभी कुछ दिन पहले 1945 में चुनाव हुआ है, तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वहां लेजिस्लेटिव के जो इलेक्टेड मेंबर है वो जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो आपको केवल इतना ही जानना है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड बाय द मेंबर एट दैट टाइम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव उस समय की विधानसभा के सदस्यों ने किया गया, और उसके लिए रूल्स था 10 लाख ईच मेंबर, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पे चुना जाएगा। टोटल सदस्यों का चुनाव होना था, 389 सदस्य चुने जाने थे, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों ने भाग लिया। सीटें 3 भागों में डिवाइड थी, सामान्य सीट, मुस्लिम और सिख, इनके लिए सीटें डिवाइड थी, इसके आधार पर आरक्षण था और उस आधार पर चुनाव हुआ। लेकिन जो राजा महाराजा थे, जो देसी रियासतें थी, ये उसमें माना गया कि उनके कंसल्ट से एक समझौता समिति होगी जिसके आधार पर संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएंगे। तो टोटल सदस्य 389, चुनाव हुआ 1946 में, जनता के द्वारा नहीं बल्कि उस समय के विधानसभा जो थे उनके सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन हुआ। 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाना था। इलेक्शन मेथड जो था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन किया गया। 389 में करीब 273 सदस्य कांग्रेस पार्टी के जीत के आए, ओनली 73 सदस्य मुस्लिम लीग के जीत के आए। मींस जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी में जो है कांग्रेस पार्टी थी। मुस्लिम लीग को ये उम्मीद थी कि शायद जो है जो मुस्लिम के लिए रिजर्व सीटें हैं वहां से तो चुनाव जीतेंगे ही, कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया भी वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन एज सच ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए उन्होंने संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग, एंड चेयर्ड बाय द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा भी डिवाइड हो गई, 2 संविधान सभा बन गई, एक संविधान सभा भारत में, दूसरी पाकिस्तान के लिए। भारत में जो सदस्य रह गए वो करीब थे 299, करीब 300 सदस्य भारत में, बाकी सदस्य पाकिस्तान में चले गए। उनके द्वारा संविधान निर्माण में विभिन्न कमेटियों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर, जैसे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे, मूल अधिकार समिति बनाई गई, फंडामेंटल राइट्स कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, फेडरल पावर कमेटी बनाई गई, संघ शक्ति समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष नेहरू थे, फंडामेंटल पे उप समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कृपलानी थे। इस तरह आप देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर थे। तो बहुत सारी कमेटीज के माध्यम से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें बहुत सारे डिबेट डिस्कशन हुए। डिबेट डिस्कशन की चर्चा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समय कम है, और उस डिबेट डिस्कशन के आधार पर ही हम जो ये पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उसमें उस समय जो डिबेट हुआ था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, फंडामेंटल राइट्स होगा कि किस रूप में होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इन सब विषयों पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारे विषयों पे संविधान में चर्चा की गई थी। और उन्हीं चर्चा के आधार पर ही हम ये कहते हैं कि ये हमारा संवैधानिक मूल्य है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, वैल्यू है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल वैल्यूज हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। तो संविधान सभा में जो बहस है, डिबेट है, वो आप YouTube पे भी डालेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी कि संविधान सभा में किस मुद्दों को लेके, ड्यूटीज को लेके, जैसे आप सभी को पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान सभा में बाद में ऐड किया गया, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में नहीं शामिल था, बाद में उसको 42 अमेंड के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो उस समय शामिल क्यों नहीं किया गया था, कौन से ऐसे इशू थे, इन सबको आप YouTube पे कहीं भी डाल करके सुन सकते हैं, आपको एक बेसिक जानकारी। और वो डिबेट डिस्कशन हुआ था, उसमें मूल्यात्मक वैल्यूएबल पहलू का भी जिक्र, बहुत सारी जगह उस तरह की बातें आएंगी जिसके आपको लगेगा कि इसके पीछे क्या हमारा ओरिएंटेशन है, क्यों संविधान सभा द्वारा इस प्रकार के संविधान का निर्माण हुआ है।
तो स्लाइड में अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन प्लान, संविधान सभा के आधार पर अलग अलग देशों से संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस हमने लिए हैं। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड रिपब्लिक से लिया, आयरिश रिपब्लिक से लिया है, अमेंडमेंट प्रोसेस हमने अफ्रीका से लिया है, इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिया है, कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो डिफरेंट प्रोविजंस ड्रॉन आर अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से इन्फ्लुएंस प्रभावित होकर के लिया है। तो आप ये देखिए कि भारत में जो संवैधानिक या जिस संविधान का निर्माण हुआ है, एक तो संवैधानिक विकास और दूसरा बहुत सारे प्रोविजंस हमने दूसरे देशों से, बट ऐसा नहीं कि हमने दूसरे देशों से लेकर के आईजीटी उसको हमने संविधान में जगह दे दी। बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट, बहुत सारे संशोधन या बहुत सारे उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव्स में देखते हुए उसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इस प्रकार करीब 2 साल 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन के बाद भारतीय संविधान का निर्माण संपन्न हुआ और 26 नवंबर 1949 को हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अराउंड 15 प्रोविजंस हमने अडॉप्ट किया और अदर प्रोविजंस जो है हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। टोटल संविधान में 395 आर्टिकल, उस समय 8 शेड्यूल, अब 12 शेड्यूल एंड 22 चैप्टर्स हैं। अगेन आई रिपीट, मूलभूत बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 शेड्यूल थे, अब 12 है, टोटल 12 शेड्यूल हैं, 395 आर्टिकल हैं, 22 चैप्टर हैं या 22 अध्याय हैं और इतने दिनों में बनकर के भारतीय संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा के द्वारा। अब आप ये देखिए कि जिस प्रकार मूल्य तो वही होंगे ना, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी ने अहिंसा नॉन वायलेंट बेस मूवमेंट किया, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो गांधी का, नेहरू का, पटेल का, बहुत सारे लोगों का जो है, अम्बेडकर का, इन लोगों का जो व्यू था, इन लोगों के जो आइडियाज हैं, जो इंडियन कल्चर है, जो इन सबका प्रभाव और प्लस जो दुनिया के अन्य देशों में बेहतर प्रोविजंस है उन सबको हम एकोमोडेट कर, हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एकोमोडेट करते हुए संविधान में जगह दिया गया। ये सब जानने और समझने के लिए जो है ये डेवलपमेंट जानना आपको जरूरी था कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और किस परिस्थिति में, किस कंटेक्स्ट में हुआ और किस सर्कमस्टांसेस में हुआ भारतीय संविधान का निर्माण, और उसी आधार पर हमने संविधान को अपनाया है और संविधान की कुछ विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू इंप्लीमेंट किया जाता है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 और 12वें परमानेंट अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जाकर के अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में बहुत सारी कमेटीज थी, बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत सारे डिबेट डिस्कशन हुए, इतनी साल मीटिंग हुई, उसके बाद संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो अभी तक हमने देखा भारत में संविधान का निर्माण और संविधान सभा। अब हम लोग बात करेंगे जो संविधान का इस प्रकार निर्माण हुआ, जिस पर हम स्वतंत्रता आंदोलन में कितना संघर्षों और कितने बलिदानों के बाद हम इस स्तर पे पहुंचे कि हम स्वतंत्र हो पाए और अपना संविधान बना पाए। ऐसी परिस्थिति में, इस कंटेक्स्ट में जिस संविधान का निर्माण हुआ उस संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जिसको हम स्लाइड में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। उससे पहले कुछ बातों की चर्चा, कुछ इश्यूज की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि जैसे जिस प्रकार भारतीय संविधान का, जैसे उसमें डिफरेंट कमिटीज थी, डिफरेंट ओपिनियन थे और उन ओपिनियन को, सभी के ओपिनियन को, जैसे गांधी के भी ओपिनियन शामिल किए गए हैं, नेहरू के भी, पटेल के भी, अंबेडकर के भी, मौलाना अब्दुल कलाम, बहुत सारे जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन सबके व्यूज को या जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हुए राइट्स एंड ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करे, राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उसको देखते हुए एक बेहतर संविधान का निर्माण किया गया है जिसकी कुछ मूलभूत विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे उससे पहले एक और, जैसे विशेषताओं के पहले आप देखेंगे कि जैसे पहली विशेषता है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर इस तरह की बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है तो इसकी कैसे कहेंगे, क्योंकि 395 आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं और 22 चैप्टर्स हैं। जैसे 395 आर्टिकल
आप 1, 2, 3 में, जैसे 1 में स्टेट है, सेकेंड में सिटीजनशिप है, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है, फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एंड चैप्टर 5 में जो है यूनियन गवर्नमेंट है, चैप्टर 6 में स्टेट गवर्नमेंट है। तो ऐसे 22 चैप्टर का उल्लेख किया गया है। किसी में इमरजेंसी है, किसी में लैंग्वेज है, किसी में मिसलेनियस है। तो अराउंड 22 चैप्टर है जो आपको उस तरह नहीं याद रखना है फिलहाल इस एग्जाम के लिए, लेकिन देखना जरूर है। टोटल अगर आप 12 भाग की बात करें तो 12 शेड्यूल की बात करें, टोटल 22 भाग है, शेड्यूल 12 है। जैसे स्टेट है, पहले में यूनियन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा अंडर आर्टिकल 1 एंड आल्सो पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड में ओथ है, थर्ड में वेतन है, फोर्थ में एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा है, फिफ्थ में ट्राइबल्स एडमिनिस्ट्रेशन है, 6 में शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में एडमिनिस्ट्रेशन है, 7th में सूचियां हैं, 3 लिस्ट है, 8 में लैंग्वेज है, 9 में भू राजस्व है, 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है, 11 में पंचायती राज है, और 12 में जो है म्यूनिसिपैलिटीज है। तो आप ये देखेंगे कि 12 शेड्यूल अब हो गए हैं, पहले 8 शेड्यूल थे, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है। इतना ज्यादा अनुच्छेद दुनिया के किसी भी संविधान में फिलहाल नहीं पाया जाता। इसलिए संविधान की पहली विशेषता है जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का संविधान है। फिर हमने बताया कि सेकंड, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, की मैंने अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोविजंस हमने एडॉप्ट किया है। कि आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोविजंस जो है विभिन्न, अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रस्तावना के वर्ड भी हमने वहां से लिया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तीसरा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में बहुत भारत की एक प्रस्तावना है। तीसरी विशेषता है कि भारत की एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना को आप कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन है, समरी है, आउटलाइन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप प्रियम्बल पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है भारत में। आप सभी 18 अबव 18 ईयर कोई भी वोट कर दे सकता है, कोई भी अंतर या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस आधार पर नहीं किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इंडिया इज ए रिपब्लिक, आप सभी को पता है कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, क्यों हम रिपब्लिक, इंडिया स्वतंत्र, इंडिया इंडिपेंडेंस तो हो गया था 1947 को, लेकिन भारत रिपब्लिक बनता है, एज ए रिपब्लिक कंट्री के रूप में अपने को घोषित करता है 26 जनवरी 1950 या एक दिन पहले, जब संविधान को अडॉप्ट करता है, संविधान को लागू करता है। इसका मतलब है रिपब्लिक का क्या मतलब है, रिपब्लिक का मतलब ये नहीं कि इस दिन केवल संविधान लागू हुआ। रिपब्लिक का मतलब ये होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जब उस देश का हेड ऑफ द स्टेट, इस बात को मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि उस देश का हेड ऑफ द स्टेट, जैसे भारत है, भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जब किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट, जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन का हेड ऑफ द स्टेट वहां के राजा या महारानी होते, जब भी महारानी थी उनकी डेथ हो गई तो उनके बेटे राजा, किंग। तो किसी देश का हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो यू कैन से दैट इफ हेड ऑफ द स्टेट और इलेक्टेड, अगर वो निर्वाचित हो तो वह देश कैसा देश होता है, रिपब्लिक होता है। अगर भारत में भी राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होते तो भारत भी रिपब्लिक नहीं होती। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बोथ आर डिफरेंट। शासन प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है वो चुने जाते हैं, सांसद का चुनाव होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं, बट हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। तो भारत एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक बोथ, दोनों है, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ब्रिटेन केवल लोकतंत्र है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तो आपको ये बात समझना चाहिए अच्छे से कि भारत एक रिपब्लिक है, यहाँ हेड ऑफ द स्टेट निर्वाचित होते हैं, जैसे राष्ट्रपति। तो इंडिया इज ए रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट फीचर इज यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। इसको आप कह सकते हैं कि
भारत, जैसे मैंने बताया कि शक्तियों का जो विभाजन होता है केंद्र और राज्यों के बीच, उसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। अगर शक्तियां एक ही जगह केंद्रित है तो एकात्मक शासन होता है, और अगर केंद्र और राज्यों में विभाजित है तो संघात्मक शासन होता है। भारत में न ही संघात्मक है न ही एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिक्स्ड है, क्वासी फेडरल स्टेट है। इसको डिटेल से चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यहाँ केवल आप ये जानिए फीचर्स में कि भारत में संविधान में फेडरल और यूनिटरी कहीं ये शब्द दोनों मेंशन नहीं, बल्कि संविधान में जो वर्ड मेंशन है वह है यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारतीय राज्य क्या भारतीय संघ को ऐसा नहीं किसी समझौते का परिणाम है, या राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, बल्कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगली विशेषता कि भारत में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, और राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज का भी उल्लेख किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये इसकी विशेषता है। जैसे चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं। पहले मूलभूत संविधान में 7वें प्रकार का भी मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले हुए हैं, सभी नागरिकों को मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सभी को मिले हैं, कुछ केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। ड्यूटीज का भी उल्लेख है। तो ये संविधान की विशेषता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में किया गया है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली, जिसकी हमने चर्चा की कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, इसका भी उल्लेख संविधान में किया गया है, और ये इस पद्धति को अपनाया गया, मतलब ये भी संविधान की विशेषता है। तो ये कुछ विशेषताएं, और जैसे अन्य विशेषताओं में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो भी 18 साल के ऊपर है वो सभी मतदान कर सकते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड स्टेट विद सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता है, आप भारत के नागरिक हैं, आप उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान के नागरिक नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, पहले लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब संशोधन पद्धति का उल्लेख है। जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, सेकुलरिज्म, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस पे भी चर्चा की जाती है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है तो कितना है, पार्शियली है, धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। तो लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ये आपके सिलेबस में और उसमें भी दिया गया सिलेबस, और इसको आगे डिटेल से हम देखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल यही बता रहे हैं कि ये भारतीय संविधान की विशेषता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, सेकुलरिज्म है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, 3 टायर गवर्नमेंट है। आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज इन सबका भी प्रावधान है। और तो ये कुछ मूलभूत भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पार्लियामेंट्री, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, lengthiest constitution, fundamental rights, independent bodies like election commission, CAG, etc etc। ये कुछ बेसिक विशेषताएं हैं, बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो 1 बाय 1 आप किसी भी किताब या गूगल कहीं भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए। तो आज मैंने ये बताया कि सिलेबस क्या है, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है, और इस पेपर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस पेपर का उद्देश्य क्या है। इन बातों का अध्ययन, इन बातों के बारे में चर्चा हम लोगों ने आज किया। लास्ट के 5 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं, अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसके आगे जो डिटेल है वो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं ज्यादातर हिंदी ही बोल रहा हूँ, इसमें कुछ आया हुआ है हिंदी में, और मैं मैम नहीं हूँ, मंगल देव। मैं मेरा नाम डॉक्टर मंगल देव सिंह है, और आप देख रहे हैं तब भी मैम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। बट मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, इंग्लिश कहाँ बोल रहा हूँ। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड इंग्लिश में है, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंटेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी डाउट हो तो आप मैसेज कॉल मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, एसवेल हमेशा आपके साथ है। पीपीटी में शेयर कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। वैसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।